हेलो एवरीवन, वेलकम टू द जीएस प्रकाम्या में आप सभी का स्वागत है। आज है हमारे आरंभ सीरीज का डे 8 लेक्चर 8, जिसमें हम लोग पोस्ट मौर्य यानी मौर्य साम्राज्य के बाद के जितने साम्राज्य उभरे और गुप्त काल के मतलब गुप्ता पीरियड, गुप्त साम्राज्य के पहले के जो साम्राज्य जो है भारतवर्ष में राज्य किए थे उनके बारे में पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग नॉर्थ इंडिया के भी कुछ एम्पायर्स के बारे में पढ़ेंगे और हमें जो प्री गुप्ता पीरियड के या लेटर मौर्यास के बाद जो संगम पीरियड चलता है जिसमें चोला चेरास पांड्या रहते हैं उनके बारे में भी पढ़ेंगे। हमको जब हम हिस्ट्री पढ़ते हैं तो हमको ये जो चोला चेरास पांड्यास है संगम पीरियड को जो हिस्टोरियंस हैं उन्होंने दो टाइम पीरियड में बांटा है, तो उसके हिसाब से पढ़ेंगे, उसमें आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। आइए स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर्स को। अगर आप बात करेंगे नेटिव सक्सेसर में, तो पहली हमने बताया था कि जो बृहद्रथ लास्ट राजा रहता है मौर्य साम्राज्य का, उसका जो मिनिस्टर होता है पुष्यमित्र शुंग, उसको मार के जो है मौर्य रूलर को बृहद्रथ को मार के शुंग साम्राज्य की स्थापना करता है, जो कि 185 से लेके 373 बीसी तक रहती है। इसकी कैपिटल विदिशा रहती है, जो कि आज के मॉडर्न डे मध्य प्रदेश में है। अगर पुष्यमित्र की बात करें तो ये स्टॉन्च एडहेरेंट था ऑर्थोडॉक्स हिंदुइज्म का, मतलब जो पुरानी रीति रिवाज थे हिंदुइज्म में उसमें ये काफी बिलीव करता था। हाउएवर द ग्रेट बुद्धिस्ट स्तूपा, लेकिन तब भी जो ग्रेट बुद्धिस्ट स्तूपा बहरूद एमपी में बना है वह इसी काल में बना था। पुष्यमित्र अपने बेटे अग्निमित्र द्वारा सक्सेस किया जाता है। ये जो अग्निमित्र रहते हैं, कालिदास ने एक नॉवेल लिखी है, एक साहित्य लिखा है जो मालविका अग्निमित्र करके है, उसके हीरो यही पुष्यमित्र शुंग के जो लड़के अग्निमित्र रहते हैं वही रहते हैं। मालविका अग्निमित्र एक लव स्टोरी, लव ट्रायंगल है जो कि उस समय कालिदास ने लिखा था। आफ्टर अग्निमित्र अ सीरीज ऑफ वीक रूलर्स सच एज वासुमित्र, वज्रमित्र, भगभद्र, देवभूति फॉलोड लीडिंग टू द डिक्लाइन ऑफ द डायनेस्टी। वही बात होती है कि कोई भी डायनेस्टी डिक्लाइन होती है तो उसके जो वीक एम्परर आते हैं उन्हीं की वजह से होती है। तो ठीक शुंग साम्राज्य के साथ भी ऐसा हुआ था कि अग्निमित्र के बाद जो रूलर्स आए वो वीक थे, जैसे वसुमित्र हुए, वज्रमित्र हुए, भगभद्र हुए, देवभूति हुए, और फिर ये लोग रूल करने में कैपेबल नहीं थे, तो क्या हुआ, साम्राज्य इनका डिक्लाइन हो गया। ड्यूरिंग देयर रूल देयर वाज रिवाइवल ऑफ ब्राह्मणिकल इन्फ्लुएंस। जो ब्राह्मणिकल इन्फ्लुएंस था वह शुंग साम्राज्य के समय में उसका रिवाइवल हुआ। फिर पतंजलि जो ऑथर है महाभाष्य के, वह इसी मतलब काल में इन्हीं के समय में इन्हीं साम्राज्य के समय में गोनार्डा में सेंट्रल इंडिया में बॉर्न हुए थे। आपको पता होगा कि पतंजलि हमारे योग दर्शन इन्होंने ही दिया था, और इन्होंने 2 अश्वमेध यज्ञ भी कराया था, जिसको ने पुष्यमित्र शुंग ने मतलब जिसको पुष्यमित्र शुंग जो राजा था उसके 2 अश्वमेध यज्ञ जो होते हैं, अश्वमेध यज्ञ अगर आपको पता होगा, जिसने रामायण देखी होगी तो उसमें होता है ना कि राम जी अश्वमेध यज्ञ कराते हैं तो अपना घोड़ा छोड़ते हैं तो उसको उनके बेटे लव कुश पकड़ लेते हैं। तो उसी प्रकार का यज्ञ भी जो है आपके पुष्यमित्र शुंग ने पतंजलि से करवाया था। अगर आर्ट्स की बात करें तो जो बहरूद स्तूपा है वह एक फेमस मॉन्यूमेंट है शुंग साम्राज्य के या शुंग काल का। द फाइन गेटवे रेलिंग विच सराउंड्स द सांची स्तूपा बिल्ट बाय अशोका कंस्ट्रक्टेड ड्यूरिंग शुंग पीरियड। कह रहा है जो सांची स्तूप अशोका ने बनवाया था उसके चारों तरफ जो रेलिंग बनवाई गई है वो इन्हीं शुंग साम्राज्य के राजाओं ने ही बनाई थी। अगर अदर कुछ बिल्डिंग्स की बात करें तो बिहार हुआ, चैत्य हुआ, या स्तूप ऑफ भज हुआ, अमरावती स्तूप, नासिक। हालांकि ये लोग एडवेंट बिलीवर थे ब्रह्मैनिकल के, लेकिन जो कुछ इंपॉर्टेंट बुद्धिस्ट मॉन्यूमेंट्स बने हैं वो इन्हीं के समय में बने थे। फिर अगली होती है कन्नौज डायनेस्टी। अगर इसकी बात करें तो इसका जो टाइम स्पैन रहता है 73 बीसी से लेकर 228 बीसी तक, और इसकी कैपिटल जो रहती है वो पाटलिपुत्र रहती है। इसका जो रूलर देवभूति जो लास्ट रूलर रहता है शुंग डायनेस्टी का, उसको मार के इसका जो मिनिस्टर होता है वासुदेव, वो कन्नौज साम्राज्य की स्थापना करता है। द पीरियड ऑफ कन्नौज रूल केम टू एन एंड इन 28 बीसी। इसके बारे में कुछ ज्यादा लूसेंट में दिया नहीं हो। देखो ये सब क्या है ना, छोटी छोटी डायनेस्टीज थी जो कि मौर्य साम्राज्य के बाद उभरी थी, फिर उसके बाद गुप्त साम्राज्य आ जाता है, गुप्त काल आ जाता है। तो उस समय जो है ये डायनेस्टीज जो है ज्यादा फेमस नहीं हो पाती हैं, देवर सप्रेस्ड बाय द गुप्ताज। तो इन्हीं के बारे में ज्यादा कुछ हमको हिस्ट्री में मिलता नहीं है, लेकिन जो खास खास पॉइंट्स है वो लूसेंट में दिए हुए हैं, जैसे कि कन्नौज साम्राज्य की स्थापना किसने की थी, वसुदेव ने की थी।
फिर सतवना डायनेस्टी बहुत ही इंपॉर्टेंट डायनेस्टी होती है। अगर आप बात करें तो इसकी कैपिटल प्रतिष्ठान होती है या पैथन, जो कि मॉडर्न डे महाराष्ट्र में है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट नेटिव सक्सेसर ऑफ मौर्य इन द डेक्कन एंड सेंट्रल इंडिया वर द सतावनास। सतावनास को हम लोग आइडेंटिकल करते हैं, जो आंध्रास है वर मेंशन्ड इन द पुराण, मतलब जो आंध्र का रीजन है या आंध्र प्रदेश है, वहां के ये लोग रूलर थे। द अर्ली सतावना किंग्स अपीयर्ड नॉट इन आंध्रा बट इन महाराष्ट्र where most of their early inscription have been found। जो पहले के सतावना राजा थे, सतावना साम्राज्य के, शतवना साम्राज्य के जो राजा थे, सतवना डायनेस्टी के जो राजा थे, वह माना जाता है कि वो पहले महाराष्ट्र में ही रहते थे, लेटर वो मूव किए होंगे आंध्र प्रदेश में। फिर इसके कुछ ग्रेट रूलर भी आए, जैसे सिमुक हुआ 600 बीसी से 37 बीसी, तो इसी को हम लोग सतवना साम्राज्य का स्थापना करने वाला मानते हैं। फिर सतकर्णी फर्स्ट आया, ये थर्ड रूलर था और इसने जो है अपने साम्राज्य की पावर और प्रेस्टीज को बढ़ाया था, किसके मदद से? कॉन्क्वेस्ट की मदद से। फिर हला 17th रूलर था और इसको गत्थस्थपति करके एक पुस्तक है जिसका सतसाई भी है, प्राकृत में लिखी गई है, उसका राइटर इसी को माना जाता है। गुणध्याय द ऑथर ऑफ बृहत कथा इन प्राकृत वाज द कंटेम्पररी ऑफ हाला। तो ये ऐसे ऐसे जो आपके राजा थे वो हुए थे किसके साम्राज्य में? आपके सतवना साम्राज्य में। फिर इसका सबसे ग्रेट रूलर आता है जिसका नाम रहता है गौतमी पुत्र शतकर्णी, 106 से लेके 130 एडी तक रहता है। हु रिवाइव द सतवना पावर एंड डिफटेड द साका छत्रप नहापना। इसीलिए इसको क्या सतवना रूलर, जो कि 23rd सतवना रूलर था, ठीक ना। फिर आते हैं वशिष्ठ पुत्र श्री शतकर्णी, 24th रूलर, और ये इनकी जो शादी होती है सका छत्रप रुद्र दमन से होती है, उनकी बेटी से होती है, बट डिफटेड बाई हिम ट्वाइस। यज्ञ श्री सतकर्णी 17th रूलर रहते हैं और जो इस डायनेस्टी के आखिरी सबसे महान राजा होते हैं। फिर उसके बाद बिग रूलर्स आना स्टार्ट हो जाएंगे, तो इनका साम्राज्य जो है क्या होगा? डिक्लाइन हो जाएगा। फिर पुल्लमी थर्ड आते हैं, 30th रूलर रहते हैं, हालांकि काफी राजा दिए थे, 30 राजाओं तक बात यहाँ पर की गई है। फिर सतवना जो होता है वो इक्ष्वाकुस द्वारा 3rd सेंचुरी ईडी में सक्सीड किए जाते हैं इन द साउदर्न पार्ट ऑफ द इंडिया, बेसिकली महाराष्ट्र एंड आंध्रा। सतवना स्टार्टेड द प्रैक्टिस ऑफ डोनेटिंग लैंड विद फिजिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिटीज टू ब्राह्मण। सतवना ने ही स्टार्ट किया था ब्राह्मण को लैंड डोनेट करना। द अर्लीस्ट इंस्क्रिप्शनल एविडेंस ऑफ लैंड ग्रांट इन इंडिया बिलोंग्स टू 1st सेंचुरी बीसी। और हम लोग अगर कोई अर्लीस्ट इंस्क्रिप्शन मिलता है लैंड ग्रांट का, भूमि दान का, तो 1st सेंचुरी बीसी में ही सतवना जो राजा थे उन्हीं द्वारा किया गया इंस्क्रिप्शन हमको मिलता है। अगर आप बात करें तो सतवना के समय में जो बहुत सारे चैत्यास थे, वर्षीफाल थे, बिहारस थे, were cut out from the rocks mainly in the northwestern Deccan and Maharashtra. The famous example are नासिक, कन्हेरी, कारले, ये सब जो क्या है, ये सब रॉक केव्स हैं। इन्हीं के समय में उनका जो रॉक्स में काट के उनको शेप दिया गया। Stupas large around structure erected over a sacred relic were seen scattered all around Ellora. The most famous of these attributed to the Satavahana period are Amravati, a sculptured treasure house and Nagarjun Kunda. तो ये सब जो मॉन्यूमेंट्स थे वो इन्हीं के समय में बात है। अगर सतवना की जो ऑफिशियल लैंग्वेज थी उसकी बात करें तो प्राकृत थी। कौन सी लैंग्वेज थी? प्राकृत। फिर उसके बाद जो सतवना जो है उन्होंने क्वाइन भी, लेड का जो क्वाइन था कॉपर ब्रॉन्ज, उसको भी इन लोगों ने इशू किया था। 14 का भी क्वाइन इन्होंने ही इशू किया था पहली बार। अगर बात करें उसके बाद छेदी या छेदी साम्राज्य आता है जो कलिंगा का होता है। The history of Kalinga after the death of Asoka is shrouded in obscurity. A new dynasty उसके बाद उभरती है, छेदी या छेदी डायनेस्टी कहते हैं। और इसका जो इंफॉर्मेशन हमको मिलने के बाद हमको मिलता है वह हाथी गुम्फा जो इंस्क्रिप्शन है हमारे भुवनेश्वर के नजदीक उड़ीसा में, उससे मिलता है। खरवेला जो था इसका तीसरा रूलर था डायनेस्टी का, उसने ही बनवाया था। A follower of Jainism, Kharvela was regular patron of Jain monks who residence he constructed caves on उदयगिरी हिल नियर भुवनेश्वर इन उड़ीसा। तो जो उदयगिरी हिल की जो गुफाएं हैं उसको खरवेला ने ही बनाया था और खरवेला ने ही हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन भी बनाया था। फिर अगर आप बात करें तो जो अभी तो हमने देखा जो नेटिव रूलर्स थे, मतलब जो भारत के ही रूलर्स थे पोस्ट मौर्यास के बाद आए, अब कुछ फॉरेन सक्सेसर भी थे उस समय। तो इंडो ग्रीक जो हुए 2nd सेंचुरी बीसी में, तो इसमें से अगर आप बात करें तो इंडो ग्रीक रूलर तो मेनेंडर था, आल्सो नोन एज मिलिंद। और इसमें अगर आप बात करें
तो एक जो मिलिंदपना है पुस्तक, जो डायलॉग है नागा अर्जुन जो बुद्धिस्ट सेंट रहते हैं और मिलिंद राजा के बीच, यही कंसीडर किया जाता है कि जो मिलिंदपना है या इन्हीं दोनों लोग के बीच में एक फॉर्मल कन्वर्सेशन है, उसका एक डायलॉग है। और इसी की वजह से जो ये रहता है ना मिलिंद राजा, वो नागासेन और या नागा अर्जुन जिनको कहते हैं उनके द्वारा बुद्धिज्म में भी कन्वर्ट करवाया जाता है, मतलब वो उनसे प्रभावित होकर बुद्धिज्म धर्म को अपना लेता है। द इंडो ग्रीक रूलर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इन द हिस्ट्री बिकॉज आर द लार्ज नंबर्स ऑफ कॉइन विच द इशूड। और अगर भारतीय इतिहास में सबसे ज्यादा जो कॉइन्स हैं किसी साम्राज्य ने, किसी रूलर्स लोगों ने इशू किया था, तो ये इंडो ग्रीक्स थे, इंडो ग्रीक्स ही थे। और इन्होंने ही सबसे पहली बार भारत में गोल्ड कॉइन भी इशू किया था। They introduced Hellenic, that Greek features in art, giving rise to Gandhar school in northwestern India। हम लोग जो गांधार स्कूल ऑफ आर्ट पढ़ते हैं, जो हमारा उत्तरी पश्चिम भाग है भारत का, उसमें अगर आप बात करें तो उस समय गांधार आर्ट प्रिवेल होती थी, तो उसको इंडो ग्रीक लोगों ने ही इंट्रोड्यूस करने का काम किया था। अगले जो फॉरेन डायनेस्टी आती है वो साकास कहे जाते हैं। इनका रूल 1st सेंचुरी बीसी से 4th सेंचुरी एडी तक था। इनको स्कीथियंस भी कहते हैं। ये इंडो ग्रीक्स को रिप्लेस करते हैं भारत में। और 5 ब्रांचेस में ये लोग अपने पूरे पावर को, अपने पूरे गद्दी को भारत भर में रूल करते हैं अमंग द 5 ब्रांचेस। और इसका जो सबसे फेमस साका रूलर था उसको रुद्रदमन माना जाता है। अभी हमने देखा कि सतवना का एक राजा था, उसके साथ इसका युद्ध भी हुआ था जिसमें सतवना राजा ने इनको पराजित कर दिया था। कौन था? गौतमी पुत्र शतकर्णी थे। He is the famous not only for his military conquests, particularly against the Satavahana, but also for his public works. He repaired the famous सुदर्शन लेक। अगर आप बात करें तो मौर्य साम्राज्य के समय में जो खूबसूरत सुदर्शन लेक था, उसको इसने रिवाइव करने का काम, इसको दोबारा बनवाने का काम रुद्रदमन ने ही किया था। वह संस्कृत को बहुत ही ज्यादा मानने वाला था। फर्स्ट एवर लॉन्ग इंस्क्रिप्शन उन्होंने संस्कृत में इशू करने वाला ये रुद्रदमन ही हुआ था। कुछ इंपॉर्टेंट रूलर और आते हैं साका के, जैसे नाहपना, उषादेव, घमतिका, चस्थना एटसेट्रा। इन अबाउट 1580 बीसी जो किंग उज्जैन का रहता है विक्रमादित्य इज सपोज टू हैव फॉट इफेक्टिवली अगेंस्ट सातास एंड एरा कॉल्ड विक्रम संवत इज रिकॉर्ड फ्रॉम 1580 बीसी। कह रहा है कि उज्जैन का राजा रहते हैं विक्रमादित्य। ये माना जाता है कि 5800 बीसी में जो साका साम्राज्य रहता है उसको उखाड़ फेंकने का काम यही करते हैं। इसीलिए जो 5800 बीसी के बाद एक जो नया कैलेंडर चलता है उसको विक्रम संवत के नाम से हम लोग जानते हैं, वो इसी के बाद चलता है। कौन राजा थे? विक्रमादित्य। कहाँ के थे? उज्जैन के। फिर आते हैं पार्थियनास। ये 1st सेंचुरी बीसी से लेके 1st सेंचुरी एडी तक रहते हैं। इनको पहलवाज भी कहा जाता है, या ईरान में रहते थे। इन्होंने साका रूल था नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया में, उसको रिप्लेस किया था। और इसका सबसे फेमस जो किंग था वो गोंडोफेरनेस था, जिसको गोंडाफेरनेस भी कहते हैं। हुज रीजन रेन जो सेंट थॉमस थे, फेमस क्रिश्चियन मिशनरी जो थे, भारत में इसी राजा के समय में आए थे। किसके? गोंडाफेरनेस के। फिर अगले आते हैं कुषाण जो बात करें तो इनकी जो ट्राइब थी, जो 5 यूची क्लैंस थे सेंट्रल एशिया में, उसी में से एक थे। ये प्रतिहानस को नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया पार्ट में रिप्लेस करते हैं और अपनी पावर को लोअर इंडस बेसिन और अपर एंड मिडिल गंगेटिक प्लेन तक फैलाते हैं। फर्स्ट कुषाण डायनेस्टी वाज फाउंडेड बाय खडफिस फर्स्ट, या जिसको कुजुल खडफिसिस भी कहते हैं। द सेकंड किंग वाज खडफसिस सेकंड या वमा खडफसिस हु इश्यूड गोल्ड कॉइंस। तो अगर आप बात करें तो जो कुषाण साम्राज्य था उसकी स्थापना किससे की थी? खडफसिस फर्स्ट ने, जिसको कुजुल खडफसिस भी कहते हैं। और जो दूसरा राजा था खडफसिस सेकंड, जिसको बेमा खडफसिस भी कहते हैं, इसने ही गोल्ड कॉइन को इश्यू किया था कुषाण साम्राज्य में। और जो उसका ग्रेट रूलर आता है या सेकेंड कुषाण डायनेस्टी जिसने फाउंड करती है, उसको कनिष्क राजा कहते हैं। इसने जो कुषाण पावर का था अपर इंडिया तक मतलब कश्मीर वगैरह के पार्ट में भी एक्सपेंड किया था, और बेसिकली कश्मीर से ही रूल करता था। इसकी कैपिटल थी पेशावर, जो कि मॉडर्न डे पाकिस्तान में, जिसको पुरुषपुर भी कहा जाता है, और मथुरा भी इसकी एक बार कैपिटल रह चुकी है। द मोस्ट फेमस कुषाण रूलर वॉज कनिष्का, जिसका रूल था 78 एडी से लेके 101 एडी तक। इसको हम लोग सेकंड अशोक के बारे में भी जानते हैं। और 4th बुद्धिस्ट काउंसिल इजी राजा के समय में हुई थी। और इसने एक एरा का स्टार्ट किया था, एक कैलेंडर का स्टार्ट किया था, जिसको शक संवत के नाम से जानते हैं 78 एडी के बाद, जो कि हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा अभी भी इस्तेमाल किया जाता है, मतलब उसको ऑफिशियल माना जाता है। कनिष्क
महायाना सेक्ट जो बुद्धिज्म का था उसका बहुत ही बड़ा अनुयायी था, मानने वाला था। Buddhist council was held in Kundalwan, Kashmir, where the doctrines of Mahayana from Buddhism were finalized. लास्ट ग्रेट कुशन रूलर वासुदेव फर्स्ट थे। कुशन कंट्रोल, और जो हमको आपको पता होगा सबको कि जो सिल्क रूट था, सिल्क रूट मतलब जो चाइना से इंडिया में जो लैंड रूट था जो कनेक्ट करता था, जिसमें से ट्रेड फैसिलेट होता था, बहुत सारा ट्रेड होता था, सिल्क कार्गोज जाते थे, चाइना से आते थे और इंडिया से स्पाइसेस वगैरह जाती थी। तो इनको कंट्रोल करने का काम ये जो कुषाण रूलर थे उस रूट पे इन्हीं लोगों का दबदबा था। अगर आप बात करें कुषाण की, तो ये लोग ही पहली रूलर थे इंडिया में जो कि गोल्ड क्वाइन बहुत ही लार्ज स्केल पे, हालांकि हमको पता है कि जो इंडो ग्रीक्स थे उन्होंने ही पहली बार गोल्ड क्वाइन इशू किया था, लेकिन लार्ज स्केल पे अगर कोई इशू किया था गोल्ड क्वाइन तो ये कुशन राजा ही किए थे। और उसमें से जो हमारा खडफसीस सेकंड था, जिसको बेमा खडफसीस भी कहते हैं, उसने ही ज्यादातर इशू किया था। इन रॉयल कोर्ट ऑफ कनिष्का, अच्छा, जो कनिष्क का रॉयल दरबार था उसमें भी कुछ इंपॉर्टेंट पढ़े लोग थे, जैसे परश्व, वसुमित्र, अश्वघोष, नागार्जुन, चरक। चरक जो आपको पता है कि फेमस चरक संहिता भी आप बहुत ही अच्छे वैद्य थे, वो भी इन्हीं के दरबार में रहते थे। मथुरा, बट सम ऑफ देम were important dignitaries who hold the various position in the court of the Kanishka, रॉयल कोर्ट ऑफ द कनिष्का। अगर आप बात करें जो मौर्यंस के बारे में, जो पोस्ट मौर्यस रूलर थे या जो मौर्य साम्राज्य के बाद की जो डायनेस्टी आई उसके स्कल्पचर की बात करें तो 3 स्कूल ऑफ आर्ट बनते हैं, अमरावती स्कूल, गंधार स्कूल और मथुरा स्कूल। ये 3 कला में प्रसिद्ध जो है 3 ऐसे स्कूल्स बनते हैं जो वेरियस कलाकृतियां सिखाते हैं। द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रीक स्कल्पचर इज वेरी एविडेंट इन गंधार, वाइल मथुरा स्कूल इवॉल्व एंड इंडिजीनियस फॉर्म। अगर आप बात करें जो दो गंधार स्कूल था उसमें हमको जो ग्रीक इन्फ्लुएंस रहता है, ग्रीक स्कल्पचर का इन्फ्लुएंस रहता है वो ज्यादातर देखने को मिलता है, लेकिन मथुरा जो स्कूल ऑफ आर्ट था वो नई स्कल्पचर टेक्निक्स के साथ इवॉल्व करता है। अगर आप बात करें तो जो 46 से 47 ईडी तक था, हिपैलस एक ग्रीक सेलर था जिसने मानसून सी रूट को भारत में जो मानसून सी रूट आता था उसको खोजा था। अगर इंपॉर्टेंट पोर्ट्स की बात करें, बंदरगाह की बात करें तो बरिया गजा बहरोच में जो था, फिर बैरबीकुम वेस्टर्न कोस्ट में था, एरिक मेडू जो पुडेकू जिसको कहते हैं वो पुंडीचेरी के नजदीक था। पुंडीचेरी आपको पता होगा हमारा एक महाद्वीप है। बलियन व अरे महाद्वीप नहीं है, द्वीप है, आइलैंड है, महाद्वीप तो कॉन्टिनेंट्स कहते हैं। बलियन वाज फॉलोइंग आउट ऑफ रोम टू इंडिया, प्लिनी। फिर ज्योग्राफिका की बात करें तो स्ट्रैबो, ज्योग्राफी, टॉलेमी, नेचुरल हिस्ट्री, प्लिनी, पेरिप्लस। तो ये सब जो इंपॉर्टेंट स्टम थे या इंपॉर्टेंट आपको कह सकते हैं कि इंपॉर्टेंट जो स्ट्रीम उभरी थी तो ये पोस्ट मौर्य के बाद ही उभरी थी। और इनका जो कॉन्टेक्स्ट था, अगर आप बात करें जो सेंट्रल एशिया, चाइना, ग्रेशो रोमन एंड वर्ल्ड, वो ज्यादा विस्तृत हुआ था इस काल में ही, पोस्ट मौर्य के काल में। अगला है संगम पीरियड, इसको नेक्स्ट में पढ़ेंगे। ये हमारा जो पहला प्री गुप्ता पीरियड का जो संगम काल रहता है जिसमें 3 डायनेस्टी हमको पढ़ना है, चोला, चेरा, पांड्या, उसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। आज हमारा ये होता है पोस्ट मौर्य, जिसमें हम लोग सुंग डायनेस्टी, कन्नौज डायनेस्टी और फॉरेन डायनेस्टीज जो थी उसके बारे में पढ़ा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि चैनल का ग्रो और हम लोग और मोटिवेट हो आपको अच्छा से अच्छा प्रोवाइड करने के लिए। और कोई भी सजेशन हो तो कमेंट में पिन करें। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू स्टूडेंट।